चलो, तो कल वाली कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते, सूडो को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, फिर कुछ फ्रिक्शन का सवाल है, कुछ सूडो का सवाल है, कुछ मिक्स करेंगे, तो आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। तो देखो क्या था, एक ट्रक था अपना, है ना, ये ब्लॉक था, ये बंधा हुआ था, स्प्रिंग एक्स खींचा हुआ था, है ना, क्योंकि एक्सटेंशन है वो तो सबको दिखेगा कि भाई मेरा स्प्रिंग पहले 19 सेंटीमीटर का था, बाद में खींच के 20, 21, 22 हो गया, वो तो सबको दिखेगा ना, चाहे आप किसी फ्रेम में रहो। बात समझ में आ रही है। तो इसमें एक्सटेंशन एक्स था, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के था, ट्रक A0 से चल रहा था, ठीक है, एक ऑब्जर्वर यहां था ट्रक में, ठीक है, एक ऑब्जर्वर यहां था ग्राउंड पे। तो ये ग्राउंड वाला तो मस्त इक्वेशन लिख दिया कि देखो भाई इस पे आगे फोर्स लग रहा है kx, दिस मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो x बराबर छोड़ दो, मतलब ये इक्वेशन मेरे पास आ गया। अरे आ गया, समझ में आया? अरे समझ में आया। फिर हम सीखे थे कि एक नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये तो इनर्शियल फ्रेम वाला था, मस्त था, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम रख देते हैं ऑब्जर्वर 1, ठीक है, या नॉट, इसका नाम रख देते हैं नॉट, नॉट रख दो, इसका नाम ही नॉट रख देते हैं, ठीक है, नॉट मतलब 0 होता है, ठीक है, इसका नाम है नॉट। तो ये ऑब्जर्वर नॉट था, लेकिन ये नॉट क्या न्यूटन का लॉ लिख सकता है? नहीं लिख सकता, क्योंकि ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है। लेकिन अगर एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करना चाहता है तो उसका तरीका कल हम सीखे, दैट वाज कॉल्ड डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल, है ना। तो उन्होंने बोला कि देखो एक्सेलेरेशन तो भाई साहब उसको आप लाख बोल दो, वो नहीं मानने के लिए तैयार होगा, वो तो बोलेगा कि एक्सेलेरेशन तो हमको 0 दिख रहा है। तो ऐसा करो ना, उसको एक झूठा मोटा फोर्स बता दो, फिक्सस फोर्स, है ना। और ये फिक्सस फोर्स क्यों आता है? तो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के कारण आता है ना। तो चलो ये क्या इसको लिखेगा, तो सबसे पहले एक चीज तो हमेशा याद रखो, सारा रियल फोर्स तो लिखना ही लिखना। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएगा, ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मल mg kx, लेकिन अभी ये न्यूटन का लॉ अप्लाई नहीं कर सकता। अगर इसको न्यूटन का लॉ अप्लाई करना है इस ऑब्जर्वर को, तो इसको एक झूठा मुठा का फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये इनर्शियल ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर है। और हम पढ़ लिए हैं स्टार्टिंग में कि अगर एक इनर्शियल ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो वो भी इनर्शियल होगा, लेकिन अगर इनर्शियल ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कोई एक्सेलरेट कर रहा है तो वो क्या होगा? नॉन इनर्शियल। अरे होगा। तो इसको भाई साहब एक झूठा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब इसको भूल जाइए, इससे आप कोई तुलना नहीं करना, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, है ना। ये बोलेगा कि हम इसको बोलेंगे कि एक फोर्स और लगाओ, जिसका नाम है सूडो फोर्स। ये मत समझ रहा है कि जैसे mg होता नॉर्मल होता है वैसे सूडो होता, बट लाख बार हम आपको बोल रहे हैं सूडो कुछ होता ही नहीं है। सूडो का मतलब ये झूठा, फिक्सस फोर्स इसका नाम है ना। और देखो इक्वेशन वही आएगा, फाइनल इक्वेशन वही आना चाहिए, समझ में आया? क्योंकि ये नहीं कि इस फ्रेम से एक्सटेंशन अलग दिखेगा, दूसरे फ्रेम से एक्सटेंशन अलग दिखेगा, समझ में आया? चल, तो इसको बोलेंगे कि देखो इतने पर तू इक्वेशन नहीं लिख सकता, तू भाई एक सूडो फोर्स लगाएगा। बोला हाँ सर, क्या मस्त बताए थे, है ना, लगा। तो ये बोलेगा कि मेरा एक्सेलेरेशन A0 है, तो सूडो फोर्स ऑपोजिट लगेगा, वो ऑब्जर्वर के एक्सेलेरेशन का ऑपोजिट लगता है। कोई ये मत सोचना कि ब्लॉक का एक्सेलेरेशन से हम चेक कर रहे हैं, ना 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 ना, ऑब्जर्वर जो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है ना, उसके एक्सेलरेशन को उल्टा करना, लिखे भी थे हम, है ना। तो लाल कलम से लिख लो कि ये जो एक्सेलरेशन है सूडो में, जो एक्सेलरेशन है किसका एक्सेलरेशन है? नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है, समझ में? तो A0 इधर है, तो इसको उल्टा करके ma0 इधर लगाएगा, अरे लगाएगा। अब ये न्यूटन का सेकंड लॉ लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है, क्योंकि ये झूठा मोटा फोर्स लगा चुका है ना। तो ये लगाएगा, हॉरिजॉन्टल में लिखेगा आगे की तरफ kx, पीछे की तरफ ma0 बराबर 0, क्योंकि इसको एक्सेलरेशन कितना दिख रहा है? 0। अरे अब ये मत बोलना कि सर इसको एक्सेलरेशन A0 दिख रहा है, गधा है तू अगर A0 दिख रहा तो, समझ में? तो ये क्या आ गया? kx बराबर, बिल्कुल, अरे जो इक्वेशन लिख रहा है वो अपने हिसाब से ना एक्सेलरेशन लिखेगा, बात खत्म, आ गया।
अरे आ गया। अब ये तो लिख लो, साथ में हमको ये बताओ कि चलो एक ऑब्जर्वर हम दूसरे ट्रक में बिठा देते हैं, एक और ऑब्जर्वर लेके आते हैं, ठीक है, इसका नाम रखते हैं 1, और ये इधर एक्सेलेरेट कर रहा है A0 से। कितने से एक्सेलेरेट कर रहा है? A0 से। और एक ऑब्जर्वर और लाते हैं, इसका नाम रखते हैं 2। क्या नाम रखेंगे? 2। और ये इधर एक्सेलेरेट कर रहा है, सॉरी ये कर रहा है A1 से, और ये एक्सेलेरेट कर रहा है A2 से। अब इसके हिसाब से भी आप ये क्वेश्चन लिख के दिखाओ, ठीक है, इसके हिसाब से भी लिख के दिखाओ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा सूडो पे, है ना। ये नहीं कि हम इसी फ्रेम में बैठ के लिख सकते हैं, हम किसी भी फ्रेम में बैठ के सूडो वाला काम कर सकते हैं, हम आपको ये सिखाना चाहते हैं। और तो और हम आपको अभी तक सूडो क्यों नहीं पढ़ाए, सूडो हम बहुत पहले पढ़ा सकते थे, इसीलिए नहीं पढ़ाए ताकि आप रिलेटिव में कंफर्टेबल हो जाओ, है ना। सूडो नहीं पढ़ाए इसके लिए हम रिलेटिव यूज कर रहे थे बार बार। पहले नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलेरेशन लिख के फिर उसको ग्राउंड फ्रेम में लाते थे, है ना। कैसे? नेट मोशन से। याद आ रहा? कुछ भी नहीं याद आ रहा, गधा उल्लू। लिखो जल्दी से। अरे भाई ये सब ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के लिए न्यूटन लॉ नहीं लिखा जाता, ऑब्जेक्ट के लिए लिखा जाता। ये ऑब्जेक्ट है, गधा। चलो ये ग्राउंड वाला लिखा, ये नॉट ऑब्जर्वर लिखा, अब ऑब्जर्वर 1 लिखेगा। अगेन फ्री बॉडी डायग्राम में पहले सारा फोर्स तो बनाओ ही बनाओ, रियल फोर्सेस, उसके साथ तो कोई छेड़खानी करनी ही नहीं है। अब इस गधे को बताया गया कि देखो तुम नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हो तो एक सूडो फोर्स लगाओगे, है ना। सूडो फोर्स ये ऑब्जेक्ट के एक्सेलेरेशन के अनुसार नहीं लगाने का, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो A1 इधर है तो उल्टा, यानी उधर MA1। अरे लगेगा, जनरली इसको अलग कलर से दिखा लिया करो कॉपी में, है ना, कि सूडो अलग रंग से दिख रहा है, झूठा फोर्स है कि नहीं। चलो अब देखो इक्वेशन, ये क्या लिखेगा? ये लिखेगा, अच्छा इसको ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कितना दिखेगा? A0 नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। इसको ब्लॉक का एक्सेलेरेशन दिखेगा A0 माइनस A1। अरे सर ये कैसे हो गया? रिलेटिव तो आता नहीं है। अबे आ रहा जा रहा गधा कहीं का। एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1 बराबर एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ 1। आ रहा जा रहा, समझ में आया? और डायरेक्शन के साथ लिखना, है ना। तो ए बी ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कितना है? A0 प्लस में और माइनस इसका एक्सेलेरेशन क्या है? प्लस में A1, तो A1। समझ में आया? अरे समझ में आया? रिलेटिव मोशन से लिखें तो अब ये इक्वेशन क्या लिखेगा? देखो आगे की तरफ kx, पीछे की तरफ MA1 बराबर मास इंटू जो इसका एक्सेलेरेशन दिखा, भाई ऑब्जर्वर को जो दिखा वो लिखा। अरे है कि नहीं? A0 माइनस A1, तो अगेन आगे kx1 माइनस MA1 बराबर MA0 माइनस MA1। देखो सेम इक्वेशन आ गया। अरे आ गया, तो इसमें जादू क्या आना चाहिए था? आना चाहिए था, नहीं आता तो गड़बड़ था। इसी तरह ऑब्जर्वर 2, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएगा? kx नॉर्मल mg, और ये इधर एक्सीलरेट करा तो सूडो इधर लगाएगा। अरे लगाएगा MA2। अच्छा इसको इसका एक्सेलेरेशन क्या दिखेगा? इसको इसका एक्सेलेरेशन दिखेगा A0 प्लस A2। अरे इसको माइनस करोगे तो उल्टा हो जाएगा ना, ठीक है, A0 प्लस A2। अब ये इक्वेशन क्या लिखेगा? इसको दो फोर्स आगे दिख रहा है, kx प्लस MA2 बराबर MA0 प्लस A2। डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है, ठीक है, इसमें जादू वाला कोई काम नहीं हो गया।
समझ में आया? अरे समझ में आया? पक्का? चलो तो लिख लो। तो एक क्वेश्चन था एचसी वर्मा एग्जाम्पल नंबर 10, है ना, लिफ्ट वाला। उसको अब हम लोग लिफ्ट के फ्रेम से करेंगे, तब ग्राउंड के फ्रेम से किए थे, याद है? अरे याद है? पहले लिफ्ट के रिलेटिव एक्सेलेरेशन लिखे, फिर ग्राउंड के रिलेटिव लिखे, कुछ नहीं याद आ रहा एग्जाम्पल का सर। हाँ, ये थीटा एंगल पे था, ये एल है, याद आ रहा? ये ए नॉट से जा रहा है, ए नॉट से जा रहा है ना? हाँ, ये ब्लॉक है, ठीक है। तो पहले लिफ्ट में जाके माने कि लिफ्ट के रिलेटिव ए आर से जा रहा होगा, फिर ग्राउंड से उसका नेट लिखे। अब ऐसा करते हैं, लिफ्ट में बैठ के लिख सकते हैं, ठीक है। हम ऑब्जर्वर को कहाँ बैठा देते हैं? लिफ्ट में, ठीक है, कोई दिक्कत? चल, ये बनाएगा फ्री बॉडी डायग्राम, ध्यान से देखो। अच्छा, इसको तो पक्का इसका एक्सेलरेशन इधर ही दिखेगा, तो मान लेते हैं इसको कितना दिख रहा है? ये दिख रहा है। कितना दिख रहा है? ये दिख रहा है। ये ए ग्राउंड से नहीं दिख रहा, लिफ्ट से दिख रहा, समझ में आया? लेकिन पहले नहीं लिख पाते थे लिफ्ट वाले के लिए, क्योंकि तब सूडो की जानकारी नहीं थी। अब लिफ्ट वाला भी लिख सकता है न्यूटन्स लॉ, लेकिन उसको एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो पहले तो फोर्सेस लगा लो ना, जो हम लोग आज तक करते आ रहे हैं, नॉर्मल, mg, और तो कुछ नहीं। अब घूसा मार देंगे mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा लगाओगे तो फोर्स है कि कंपोनेंट है? कितनी बार बोले कि कंपोनेंट मत बोला करो, एक्सिस हम बदल देंगे, चूज करते रहो कंपोनेंट, mg cos थीटा और mg sin थीटा। कदा हम एक्सिस बदल के दिखाएं क्या इसी में? तो चुप रहेगा कि मार खाएगा? कितनी बार बोले फोर्स लगाओ, mg cos थीटा mg sin थीटा इज नॉट द फोर्स। गधा, उल्लू। चलो, अब यहां पे काम खत्म नहीं होगा, ये तो रियल फोर्सेस है, लेकिन ये कौन लिख रहा है? ये लिख रहा है, तो एक सूडो लगाएगा। लिफ्ट ऊपर जा रहा है, मतलब ये ऑब्जर्वर भी ऊपर जा रहा होगा ए नॉट से, तो ये एक सूडो फोर्स नीचे लगाएगा, एम ए नॉट। अब चाहो तो इन दोनों फोर्स को कंबाइन कर लो, क्योंकि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में। अरे समझ में आया? ठीक है, तो इसको आप कंबाइंडली ऐसे लिख सकते हो, चाहो तो, आपकी मर्जी, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये m, ये हो जाएगा एम जी प्लस ए नॉट। अरे हो जाएगा, अरे हो जाएगा। अच्छा, लिफ्ट में बैठे हुए आदमी को इधर एक्सेलेरेशन कितना दिखेगा? 0। अबे ये इंक्लाइन पे जंप थोड़े कर रहा, ठीक है, तो ये मस्त ऐसे एक्सेस चूज कर लेगा, y x। अरे करेगा तो इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, इसका लेने का जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा एम जी प्लस ए नॉट कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा एम जी प्लस ए नॉट साइन थीटा। और ये कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है? ए से। क्या ये इक्वेशन लगा सकता है? बिल्कुल लगा सकता है, क्योंकि हम सूडो को इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। तो ये लिखेगा इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा? 0, एन माइनस एम जी प्लस ए नॉट कॉस थीटा बराबर 0। तो एन बराबर एम जी प्लस ए नॉट कॉस थीटा, पलट के देख लेना, यही आंसर आया था। और इधर ए का वैल्यू जब निकालोगे तो ए बराबर सीधा सीधा लिख देते हैं नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो जी प्लस ए नॉट साइन थीटा। देखना ए आर जो रिलेटिव एक्सेलेरेशन था वो इतना ही आया था। अरे उसमें इसको ए आर माने थे, ठीक है, हमको ये भी याद है, एग्जाम्पल में ए आर माने होंगे हम। तो कॉपी पलट के देख लो, तो वो इतना ही आया था, ठीक है, कोई दिक्कत? अब लिफ्ट में ही बैठे हो, तो ये कितना से स्टार्ट किया? 0 से। ये इधर 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 कितना दूर जाना है? तो L सेक थीटा जाना, अरे जाना है ना, तो कितना टाइम लगेगा? निकाल पाओगे? इनिशियल वेलोसिटी 0, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इधर जी प्लस ए नॉट साइन थीटा, और टाइम निकालना है, डिस्प्लेसमेंट पता है कितना? L सेक थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट
बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर साइन थीटा टी स्क्वायर। सॉल्व कर लो, आ जाएगा। थोड़ा सा छोटा हो गया ना, फास्ट हो गया थोड़ा सा, है ना। और फास्ट दिखेगा जब एग्जाम्पल नंबर 11 पे यही अप्लाई करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 पहले इसको लिखो। वो भी बताए हैं ग्राउंड से, याद करो। हम बोले थे बिना सूडो के बनाना है, क्लास में बहुत मेहनत करके बनाए थे, है ना। गलत इक्वेशन लिखे थे, कटवाए थे, है कि नहीं है। वो निकाल लो, वो पेज निकाल के रखो ताकि आंसर मिलाते जाना साथ साथ में। चल, तो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 11 बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, बहुत मेहनत करके इसको बनाए थे, है ना। अब देखो थोड़ा सा उसको फास्ट कर सकते हैं। ये मेरा वेज है, थीटा कैपिटल एम मास था, एक स्मॉल एम था, ठीक। अब तो हम बोले थे कि इसके रिलेटिव इसका एक्सेलेरेशन ए आर निकालना। अरे यही निकालना था ना, बट हम इसके फ्रेम से जाके काम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम था। रीजन बिंग की ये भी पीछे जाएगा ए से, अरे जाएगा, तो ये भी पीछे जाएगा ना ए से। चल, तो वो काम कर चुके हम लोग, ठीक है। अब हम लोग इसको तो सूडो से करेंगे तो वही क्वेश्चन थोड़ा जल्दी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेट मोशन वाला पंगा बच जाएगा, है ना। तो पहले नीचे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना ले। इसका एक्सेलेरेशन इधर ए माने थे, और तो कुछ हो ही नहीं सकता इसका। और ये क्यों एक्सेलेरेट हो रहा था ये भी बताया था। नॉर्मल का जो कंपोनेंट था हॉरिजॉन्टल, वो इसको एक्सेलेरेट करा रहा था, है ना। नीचे वाले का कोई खास महत्व तो है नहीं, लेकिन लिख लो एन डैश एम जी, अरे है ना। इधर एन, तो इसका दो कंपोनेंट था, इधर एन साइन थीटा और इधर एन कॉस थीटा। इस पे अब मत उम्मीद करना कि हम टाइम बर्बाद करेंगे, इस पे उम्मीद भी मत करना कि हम टाइम बर्बाद करेंगे। ये सब कर चुके हैं और बहुत बार कर चुके हैं। तो यहां से हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लिखोगे एन साइन थीटा बराबर कैपिटल एम ए, अरे लिखोगे। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना, इधर नॉर्मल एन, नीचे एम जी, है ना। अच्छा, ग्राउंड से इसका एक्सेलेरेशन कितना दिखेगा? ग्राउंड से दिखेगा इसका और इसका सम दिखेगा, ए आर और ए का सम। याद है नेट मोशन, है ना। लेकिन इस पे जाएंगे तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इस पे जाएंगे तो ये हमको सिंपली ए आर से नीचे जाता हुआ दिखेगा। अरे हाँ ना बोल, इस पे बैठोगे तो ऐसे ही जा सकता है ना, वो रिलेटिव एक्सेलेरेशन, इसलिए उसको क्या बोल दिए हम? ए आर। क्या बोल दिए? ए आर। तो हम ऐसा करते हैं, इसी पे बैठ जाते हैं। पहले इस पे बैठ के काम नहीं कर सकते थे, क्यों? क्योंकि ये खुद वेज पीछे जा रहा था। अरे वेज पीछे जा रहा था, लेकिन आप कर सकते हैं क्योंकि अब हमको सूडो फोर्स का आइडिया हो गया। तो ये एन, ये एम जी, एक और फोर्स लगाना पड़ेगा। बताओ, इसका मास और ऑब्जर्वर का एक्सेलेरेशन। तो ऑब्जर्वर कितना से जा रहा था? ए से पीछे, तो उल्टा। सूडो सही से लगाना, कोई बच्चा हमें बड़ा एम मत लिख देना, एक घुसा मारे। समझ में आया? ऑब्जेक्ट का मास मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर वेज पे बैठा हुआ है, तो जिस एक्सेलेरेशन से वेज जा रहा है उसी एक्सेलेरेशन से ऑब्जर्वर जा रहा है। अच्छा, अब क्या ये लिख सकता है कि इधर का नेट फोर्स 0 है? बिल्कुल लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकता है, क्योंकि इसको इधर एक्सेलेरेट करता हुआ नहीं दिखेगा। तो क्यों ना इसके लिए एक्सिस ऐसे ही चूज कर ले, एक्स और वाई। अरे हाँ ना बोलते जाना, ठीक है। यहां एन साइन थीटा बराबर क्या आ गया? एम ए। चलो इसको यहां पे अप्लाई करते हैं। एन को तोड़ने की जरूरत नहीं है, एन ऑलरेडी वाई में है। एम जी को तोड़ना पड़ेगा, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा। एम ए को तोड़ने की जरूरत पड़ेगी, अरे एम ए को तोड़ने की जरूरत पड़ेगी। ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, तो इधर हो जाएगा एम ए कॉस थीटा और इधर एम ए साइन थीटा। डायग्राम थोड़ा अच्छे से बनाना,
ठीक है, mg को हटा दो और ma को हटा दो, क्योंकि दोनों को रिजॉल्व कर चुके हैं। ये आदत हमेशा डालो, जिस फोर्स को रिजॉल्व करो उसको हटा दो ताकि वो फिर से नहीं गिना जाए। ये नहीं कि उसी फोर्स को 2 बार गिन लो, है ना, कंपोनेंट को भी गिन लो और फोर्स को भी गिन लो। बात समझ में आ रही है? पक्का? चलो अब ये इस भाई साहब को y में किधर कितना एक्सेलेरेशन से चलता हुआ दिख रहा है? 0 0। तो ये लिखेगा n प्लस ma साइन थीटा माइनस mg cos थीटा बराबर 0, मास इंटू एक्सेलेरेशन। अरे हाँ कि ना? और इधर कितने से चलता हुआ दिखेगा? ar से। तो क्या लिखेगा इक्वेशन? इधर 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 2 फोर्स है, ma cos थीटा प्लस mg साइन थीटा ma r। ठीक है, 3 इक्वेशन है, 3 अननोन। गिनवा दे अननोन। ar, a और नॉर्मल। ar, a और नॉर्मल। तो हमको सॉल्व किसके लिए करना है? ar के लिए। करो जल्दी से सॉल्व, खुद से करो और देखो उतना ही आंसर आ रहा है कि नहीं जो उसमें आया था, है ना। वो पेज निकाल लियो ना, ठीक है। सॉल्व करो और आंसर मैच भी करो अभी अभी। और इस बार हम हेल्प नहीं कर रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है, क्योंकि अब इक्वेशन सॉल्व करना है। और देखो तो बहुत फास्ट हो गया ना, उसमें देखो नेट मोशन का भी पंगा आया होगा, है ना। इसमें देखो काफी फास्ट हो गया, तो थोड़ा सा फास्ट हो जाता और कुछ नहीं। चलो, अगर आप जोड़ घटा गुना भाग नहीं कर सकते हो तो पता नहीं जेईई और नीट का प्रिपरेशन कैसे करो। क्वेश्चन नंबर 27 करो। क्वेश्चन नंबर 27, फिर क्वेश्चन नंबर 31, चैप्टर फिनिश। क्वेश्चन नंबर 27 HC वर्मा, फ्रिक्शन चैप्टर, पेज नंबर 99। अच्छा सवाल है, सवाल में बहुत ज़्यादा जान नहीं है ना। बेसिकली उस सवाल में खासियत ये है कि उसमें इतना सारा फोर्स आता है ना पिक्चर में कि आप फोर्स ड्रॉ करना गड़बड़ कर देते हो, है ना। 27 में 31 अच्छा सवाल है, ठीक है। तो जल्दी से करो 27 पहले। सॉरी ये 28 है, ये 28, ठीक है। 27 नहीं करने का, 28 करने का, ठीक है, 28 करने का। चलो, इसमें क्या है कि थोड़ा सा कंस्ट्रेंट, चाहो तो सूडो से भी बना सकते हो, बट पहले तो हम ग्राउंड से बना देते हैं, आप सूडो से चेक कीजिएगा घर पे, ठीक है। कंस्ट्रेंट यूज करेंगे, थोड़ा सा रिलेटिव यूज कर लेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, सवाल बन जाएगा, ठीक है। अच्छा मान लो ये बड़ा वाला ब्लॉक ए एक्सेलेरेशन से जा रहा है, कितने से? ए से, ठीक है। होगा क्या बेसिकली, जैसे छोड़ोगे ना तो ये नीचे स्लाइड करेगा, ये स्लाइड करेगा तो ये रस्सी छोटा होगा तो ये इधर खिसकेगा, ठीक है। तो बड़ा वाला ब्लॉक ए से जा रहा है और इस पे बैठ के अगर हम इसको देखते हैं तो ये नीचे ही जाता हुआ दिखेगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। अरे इस पे बैठ जाओगे तो ये नीचे जाता हुआ दिखेगा, तो मान लो ए आर से नीचे जा रहा है, कितने से? रिलेटिव एक्सेलेरेशन, है ना। क्या ये नेट एक्सेलेरेशन इसका? नहीं। छोटा वाला ब्लॉक का एक्सेलेरेशन क्या होगा पता है? एक्सेलेरेशन ऑफ स्मॉल m इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ कैपिटल M। समझ में? यानी ये वेक्टर कुछ ऐसे दिखेगा, एक्सेलेरेशन ऑफ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M ऐसे है, और इसमें ये वेक्टर जोड़ना पड़ेगा, है ना, AR और A। समझ में आएगा? वेक्टर डायग्राम समझ में आया? ये किसका एक्सेलेरेशन है? छोटे वाले का, और बड़े वाले का तो दिख रहा है ना। समझ में आया? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया? आगे चले। चलो यहाँ पे थोड़ा सा जो रिस्क है वो है फ्री बॉडी डायग्राम में, थोड़ा सा अच्छे से बनाना है, ठीक है।
यहां पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ2 है और यहां μ1, ठीक है। इस सरफेस पे μ2 है और यहां भी रबिंग है, यहां μ1 है, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बना है। अच्छा ये मासलेस पुली को इसी का हिस्सा मान ले, बड़े वाले ब्लॉक का। अरे क्योंकि वो भी इसके साथ जा रहा होगा ना, उसका मास है नहीं, और बहुत बार कर चुके हैं, पहली बार तो कर नहीं रहे, है ना। ऐसे क्या करना होगा, पुली का अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना, फिर इसका बनाना, देखना वो सेम ही आ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत, करके दिखा चुके हैं ऑलरेडी हम पहले। चल तो बड़े वाले का डायग्राम बनाते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखते जाना, बस फोर्स ना छूटे। इस पे एक फोर्स, ये टेंशन इधर लगेगा, ऐसे थोड़ा सा दूर बना दिया ना, कंफ्यूजन ना, और एक टेंशन नीचे। अच्छा सेम रस्सी है तो टेंशन कहीं वेरी नहीं करेगा, मासलेस स्ट्रिंग है ना। और आइडियल पुली बोला तो यहां भी टेंशन टी, है ना। कोई दिक्कत? अभी 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 शुरू है, अभी अभी खत्म नहीं हुआ। अच्छा ये इसको पुश कर रहा होगा, नॉर्मल N1, क्या नॉर्मल N1। अच्छा इसके रिलेटिव ये नीचे स्लाइड कर रहा है, अरे बड़े वाले के रिलेटिव ये ब्लॉक नीचे स्लाइड कर रहा है, तो ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर, तो बड़े वाले ब्लॉक पे नीचे, μ1 N1। नहीं समझ में आया? अरे μ1 N1 थर्ड लॉ से, बड़े वाले के रिलेटिव ये सरफेस नीचे जा रहा है, तो छोटे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन ऊपर, थर्ड लॉ से बड़े वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन नीचे, और फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू फिक्स होता है, म्यू इंटू नॉर्मल, यहाँ का नॉर्मल N1 है और वहां का μ1 है, तो μ1 N1 नालायक। चल और तो कुछ नहीं छूटा यहां, ये कांटेक्ट का सारा काम कर दिया, इस कांटेक्ट का कर दिया, इस कांटेक्ट का कर दिया, अब इस कांटेक्ट का। अच्छा ये अगर ए से एक्सेलेरेट हो रहा है तो इस पर फ्रिक्शन पीछे कितना, μ2 N2, वहां वाला नॉर्मल यहां नहीं काम करेगा, जहां फ्रिक्शन निकाल रहे उस कांटेक्ट पे नॉर्मल, है ना। अच्छा ये N2 कहां से आ गया, तो ये ग्राउंड इस पे N2 लगा रहा होगा ना भाई, और इसका खुद का mg। और कुछ छूट रहा है बताओ, और कोई कांटेक्ट छूट रहा है? ये कांटेक्ट पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन और नॉर्मल लगा दिए, mg लग गया, इस कांटेक्ट का काम हो गया, इस कांटेक्ट का काम हो गया, इस कांटेक्ट का काम हो गया। समझ में आया? ये बड़े वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसमें से आप कितना फोर्स छोड़े थे वो हमको नहीं पता, समझ में आया? ये परफेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम है बड़े वाले ब्लॉक, ठीक है। अच्छा बड़ा वाला ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है क्या? नहीं, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स, इसके लिए एक्सिस ऐसे ले ले, एक्स वाई। चलो तो पहले वाई में लिखें, वाई में क्या क्या फोर्स है, N2 प्लस में, N2 प्लस में माइनस में mg, ठीक है, माइनस में mg, माइनस में μ1 N1, ठीक है, और माइनस में एक टेंशन भी है 0। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आया? चलो हॉरिजॉन्टल में लिख दो इसके लिए, ब्लॉक के लिए। आगे फोर्स लग रहा है T और T 2T, माइनस में लग रहा है N1 और माइनस में लग रहा है, और कुछ लग रहा है नहीं, बराबर MA, है ना। इक्वेशन नंबर 2, अननोन कितना है गिनते जाना, अननोन एक बार गिन के बताओ तो। अननोन है टेंशन, अननोन है N1, अननोन है N2, ठीक है, अननोन है A, अननोन है AR,
5 अननोन, ठीक है। और हमको दिख रहा है कि इक्वेशन तो 4 ही आएगा, पता क्यों? इसका एक्स वाई में, ब्लॉक का एक्स वाई में, समझ में आया? तो न्यूटन्स लॉ का है तो 4 ही इक्वेशन आ सकता है मैक्सिमम, लेकिन अननोन है 5, मतलब पक्का कंस्ट्रेंट भी पिक्चर में आएगा, आएगा, ठीक है। ऐसे सोचते हैं। चलो पहले तो इसके लिए लिख लें, ब्लॉक के लिए। अच्छा, ब्लॉक का भी हमको किधर भी एक्सेलरेशन 0 नहीं दिख रहा, तो एक्स वाई इसके लिए भी ऐसे ही मान लेते हैं, अरे है ना, एक्स मान लो और वाई मान लो, है कि नहीं? तो ब्लॉक के एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट ये है और एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट ये है। चलो, तो ब्लॉक पे फोर्स क्या क्या लग रहा है? ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना ही नहीं, ये रहा ब्लॉक। अच्छा, ये इस पे नॉर्मल N1 लगाया तो इस पे नॉर्मल N1, अच्छा उस पे फ्रिक्शन नीचे लगा तो इस पे फ्रिक्शन μ1 N1, टेंशन ऊपर T mg, और तो कुछ नहीं बच रहा, और तो कुछ नहीं बच रहा है। इसके लिए इक्वेशन लिखो वर्टिकल में, मतलब y में, नीचे को हम प्लस मान लिए, है ना, तो लिख देते हैं mg माइनस T माइनस μ1 N1 बराबर MAR। अरे हाँ ना बोलते जाओ भाई, इसको AR से नीचे जाता हुआ माने, है ना। y में इसका एक्सेलरेशन कितना है? AR, और x में एक ही फोर्स है N1 बराबर MA। अरे हाँ ना बोलते जाओ भाई, 4। हो कहाँ बे, सोया हुआ था? ग्राउंड का रिलेटिव एक्सेलरेशन लिखना होता है। चल, अब मतलब यहां पे पंगा आ रहा है, पंगा ये आ रहा है कि क्वेश्चन 4 है, अननोन 5 है, हमको एक कंस्ट्रेंट इक्वेशन दिख रहा है। ध्यान से सुनना, अगर आप इस पे बैठ जाओगे, इस पे, किस पे बैठ गए? बड़े वाले पे। किस पे बैठ गए? बड़े वाले ब्लॉक पे, है ना। तो ये नहीं चलता हुआ दिखेगा, लेकिन ये दीवार ए से आता हुआ दिखेगा आपकी तरफ। अरे दिखेगा ए से, अगर दीवार ए से आएगा तो ये रस्सी कितने से कम होगा? ए से। ये रस्सी कितने से कम होगा? ए से। यहां तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो मतलब इसको 2a से नीचे आना पड़ेगा। अरे ए से ये रस्सी प्रोवाइड करेगा, ए से ये रस्सी प्रोवाइड करेगा, तो ऑब्वियसली 2a से नीचे आएगा। नहीं पता चले तो कंस्ट्रेंट लगा लो, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कंस्ट्रेंट लगा के देख लो। कंस्ट्रेंट क्या है? रस्सी की लंबाई कांस्टेंट है, समझ में आया? तो यहां से एक इक्वेशन आ गया, AR बराबर 2 कैपिटल A। इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 इक्वेशन 5 अननोन सॉल्व होगा। सर 3 में तो प्राण निकल गए थे, 5 की बात कर रहे हो। अब 2 इक्वेशन टाइम पास है गधा, हम ही कर देते। जहां जहां Na दिखे वहां Ma पुट कर दो, N1 दिखे, और जहां जहां AR दिखे वहां 2 कैपिटल A पुट कर दो, है ना। तो चलो, जहां जहां N1 है वहां क्या पुट कर रहे हैं? Ma, Ma, इसमें Ma, Ma, और इसमें भी Ma। अरे करें, पक्का गड़बड़ मत करवाना हमसे, तो आपसे तो सॉल्व होता भी नहीं है, हमसे भी नहीं होगा। Ma, ठीक है। AR के जगह पे क्या पुट कर दें? 2a, ठीक है। तो ये 2 खत्म, ठीक है। ये नहीं कि उसमें पुट भी कर देना फिर 2 इक्वेशन लेके घूमना। सर 5 इक्वेशन 3 अननोन, अब बताइए। लिखो 3 इक्वेशन का था, पुटिंग 4 and 5
in 1 2 3 we get new 1 2 3, ऐसे 1 dash 2 dash 3 dash, खुश हो ले। putting 4 and 5 in 1 2 3 we get new 1 2 3, है ना, जल्दी से लिखो। चलो, हमको जो उम्मीद थी कि आप जैसे गधों से नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, हम ही करते हैं। चलो थर्ड में से टी निकालें, थर्ड में से टी निकाल लेते हैं। तो टी को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो टी विल कम आउट टू बी एम जी माइनस, ये एम ए कॉमन ले लें, ये इधर आएगा तो माइनस में होगा ना, तो माइनस एम ए, और ब्रैकेट में बच जाएगा म्यू1 और ये 2, ठीक है, क्या दिक्कत? इसको मान लो 4, ठीक है, ये अब मेरे किसी काम का नहीं, इसको हम यूज कर लिए। ध्यान से देखो, कुछ गड़बड़ तो नहीं किए। टी उधर चला गया, एम जी बचा माइनस म्यू एम ए और माइनस 2 एम ए, तो माइनस एम ए कॉमन ले लिए, म्यू1 प्लस 2, ठीक है। इसको उठा के 2 में रखो और इसी को उठा के 1 में भी रखो, ठीक है। तो 2 में रखोगे तो 2 से गुना हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2mg माइनस, फिर 2 को अंदर ही ले लो, एम ए इंटू 2 म्यू1 प्लस 4, ठीक है। ये यहां पे रखें अभी सिर्फ, है ना, ये टर्म भी बचा हुआ, माइनस एम ए माइनस म्यू2 n2 बराबर कैपिटल एम ए। ऐसा करते हैं, यहां से n2 को निकाल लें क्या यहीं से, और सीधे 1 में पुट कर देंगे। सॉरी, अभी तो पहले किसको हटाना है, टी को हटाना है, ठीक है। अच्छा, ये किस में पुट किया है, यहां से हम टी निकाले, उस टी को इसमें रखते हैं, फिर इसमें भी रखने का, है ना। तो इसमें देखो क्या क्या आ रहा है, एम ए एक और आ गया, है ना, अरे आ रहा ना, तो इसको लिख दो 2mg माइनस एम ए, यहां पे 4 था तो कितना हो जाएगा 5, माइनस म्यू2 n2 बराबर एम ए, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर x, ठीक है। और फिर t को उठा के इसमें भी रखो, तो n2 माइनस mg माइनस म्यू1 एम ए माइनस टी, तो माइनस टी यानी माइनस एम जी प्लस एम ए इंटू म्यू1 प्लस 2, ये था ना, बराबर 0। तो यहां देखो माइनस म्यू1 एम ए, और यहां भी ये कट जाएगा, है ना, ये कट जाएगा। तो यहां से n2 निकाल लें क्या, सीधा सीधा n2 ही परेशान कर रहा ना। अच्छा म्यू2 है, अच्छा म्यू2 वहां पे, ठीक है, n2 निकालो, n2 बराबर, इसको इधर ले आओ, mg, ये और ये कट गया और ये इधर चला जाएगा, प्लस स्मॉल mg, स्मॉल और कैपिटल पे ध्यान देते रहना, है ना। और ये तो गया ना, माइनस 2 एम ए, सबका आ रहा क्या? कैलकुलेशन मेरे साथ करते जाओ, इससे क्या होगा ना कि कहीं गलती हम करेंगे तो आप बता दोगे, मैं देख के कर रहा हूं, समझ गए, मतलब सीधा बोलेंगे सर करना तो आप ही को, काहे के लिए माथा खराब कर रहे हो। चल
यहां से N2 को उठा के इसमें रख दो, 2mg माइनस ma इंटू 2μ1 प्लस, ये भी नहीं पता चला कौन में क्या कर रहा है इसी क्वेश्चन के बाद। ये कैसे किए? अब टेंशन जो निकाले थे उसको 1 में रखे हैं। अजीब अजीब, हमको भी भूला गया। 2mg माइनस ma, ठीक है, माइनस μ2, और यहां पे किसका वैल्यू रखना है? नॉर्मल का, है ना। कुछ गड़बड़ मत करवाना हमसे। ये माइनस था तो प्लस गया, वो भी माइनस था तो प्लस गया। N2 का वैल्यू रखो, mg प्लस स्मॉल mg माइनस 2ma बराबर 0। अब सारा a को एक साथ ले लो, ठीक है, सारे a वाले को एक साथ ले लो। 2mg, और ये a वाला है, इसको रहने दो। यहां से क्या जाएगा? 2mg माइनस μ2 g इंटू m1 प्लस m2, ठीक है, माइनस, अच्छा इसमें भी स्मॉल ma है, इसमें भी स्मॉल ma है ना। कैपिटल ma तो नहीं कहीं छूट गया, देखना। कैपिटल ma वहां था, वहां पे तो था कैपिटल ma, इसमें था ना, इसमें था ना, हाँ हाँ हाँ, इधर कैपिटल ma भी है भाई, इधर कैपिटल ma है, जीरो नहीं है ये, ठीक है। ये कांड मत करना, ठीक है, ये जीरो नहीं था, कैपिटल ma था, x में पुट किए, मतलब कुछ भी कर रहे हैं सही है ना। वाह रे वाह, ये सही है। ये सही है। ma को कॉमन ले लो यहां से, तो माइनस ma, यहां से 2μ1 प्लस 5, और यहां से ma, ठीक है। सर वहाँ पे कैपिटल आंसर क्यों लिखे? वहाँ पे y इक्वेशन में n2 बराबर कैपिटल mg, दोनों m सेम है, वहाँ पे स्मॉल है, एक यहाँ है, एक यहाँ, दिख नहीं रहा। वहाँ भी हमको दोनों स्मॉल है। दोनों जगह स्मॉल m कैसे आएगा? N2 और mg ये तो हमको दिख ही रहा है, ये तो होगा ही, यहां से आया। सही से लिखोगे तब तो, उसके वर्टिकल का इक्वेशन है तो N2 माइनस mg तो होगा ही कैपिटल mg। कुछ भी बोले जा रहा है। चल, तो इस a वाले को भी इधर ले आओ, ठीक है, और उधर क्या क्या कॉमन लिया जा सकता है? सही है, यहाँ तक तो सही ही दिख रहा है। चल, इधर बच जाएगा 2mg माइनस μ2g, m1 प्लस m2 कहाँ से लिख दिया बे? ये ऐसे होगा, कहाँ से आया? उस समय कहाँ गया था? उस समय बोल नहीं सकते थे? गधा कहीं का। ऐसे होगा हमको लगता है, ठीक है। वो समझ में भी नहीं आएगा, कॉमन लेना भी आपको नहीं आता तो हम नहीं बता सकते, ठीक है। m प्लस m था बे, उसी को हम लिख दिया m1 और m2, ठीक है, सही है। m और m
और म्यू टू जी, ठीक है। और इसको डिवाइड कर दो, ये बाकी टर्म जो आएगा इधर, ठीक है। यहाँ ए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये बचेगा m और प्लस स्मॉल m इंटू 2 म्यू 1 प्लस 5 माइनस 2 म्यू 2। खत्म। लिखो, कॉपी कलम चलाओ तब समझ में आएगा, दिमाग चलाओगे कभी नहीं समझ में आएगा। चलो हम कुछ नहीं कर सकते, अगर ये जोड़ घटा गुना भाग नहीं कर पा रहे आप तो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है वो हम समझा देते हैं। देखो क्या बोला कि ये दोनों को एक साथ रखा, ठीक है, और जमीन पे एक रफ्तार से फेंका, मतलब दोनों में कोई स्लिपिंग नहीं होता। लेकिन जब जमीन पे चलना शुरू किया तो ये इसके रिलेटिव आगे जाने लगा, ठीक है। कर भी सकते हो आप, फेंकोगे तो देखना बुक कम दूर चलेगा, ये उस पर से स्लिप करके आगे गिर जाएगा, ठीक है। ब्रेक मारना नहीं, दोनों को एक रफ्तार से जमीन पे फेंको। यहाँ पे फ्रिक्शन कम है, नीचे जमीन पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा, है ना। नीचे फ्रिक्शन ज्यादा दिया भी हो, म्यू है, कॉफिशिएंट म्यू है, और यहाँ म्यू बाय 2 है। तो इसके कारण क्या होगा, जमीन पे ऐसे जाएगा दोनों एक रफ्तार से, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ ज्यादा होगा, और यहाँ पे फ्रिक्शन कम है तो इसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ कम है। तो इसका रफ्तार जल्दी जल्दी घटेगा और इसका धीरे धीरे, मतलब अब इसमें रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा, समझ में आया। तो ये ऐसे जाके आगे गिरेगा, ये मत सोचना ये रुका हुआ है ऐसे, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि कितनी देर के बाद ऐसा हो गया। हाँ, फाइंड द टाइम, ठीक है, फाइंड द टाइम कि ये हो जाएगा। तो ये सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, हम आपको ये पहले समझाना चाहते हैं कि चलो आप बोलो कि सर नहीं, अगर इसके रिलेटिव स्लिप ही नहीं करेगा, वो तो वर्मा जी बोल दिया कि करेगा, नहीं करेगा तो तब तो कभी नहीं गिरेगा, टाइम इनफाइनाइट आ जाएगा, है ना। अरे वो तो वर्मा जी बोल दिए कि कब गिरेगा तो टाइम निकाल लो, तो आप बोलोगे अच्छा इसका रिलेटिव चल रहा होगा, इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन मस्त पीछे, इस पे आगे, नीचे वाले पे फिर ऐसे स्लाइड कर रहा है, पीछे लगा के आंसर निकाल लोगे, 1 मिनट का काम, उसमें बहुत दम नहीं है। मेरा सवाल है हर पॉसिबिलिटी को चेक करना, जैसे अभी तक करते आ रहे हैं, है ना, हर पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे, कोई दिक्कत। हम बोल रहे हैं कि जब इस दोनों को ग्राउंड पे फेंका गया, क्या किया गया, तो दोनों एक ही रफ्तार से चल रहा था, तो अभी तो स्टैटिक फ्रिक्शन, अगले मोमेंट पे क्या होगा उस पर बात करें, है ना। अच्छा ये बताओ, यहां पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है और यहां म्यू बाई 2 है, मास कितना कितना दिया हुआ, कैपिटल एम स्मॉल एम, तो यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू आ जाएगा म्यू एम जी आ जाएगा, सॉरी म्यू बाय 2 एम जी आएगा ना, म्यू इंटू नॉर्मल, और यहां पे आ जाएगा एम प्लस एम जी, कैपिटल एम और स्मॉल एम थोड़ा अच्छे से लिखना, कोई दिक्कत। अरे हाँ ना बोलो। अब हम मान के चलना जबरदस्ती कि दोनों साथ साथ चलेगा, वो बोला साथ साथ नहीं चल रहा, लेकिन मेरी मर्जी, हम मान के चलेंगे कि दोनों साथ साथ चलेगा, बस इस दिखाने के लिए कि देखो साथ साथ नहीं चल रहा है ना, पक्का हम मान के चलेंगे कि दोनों साथ साथ चलेगा, ठीक है, बस समझाने के। कोई दिक्कत। अच्छा ये बताओ, अगर ये दोनों साथ साथ चलेगा तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, है ना। और वो किसके कारण हो रहा होगा, तो चूंकि ग्राउंड के रिलेटिव ये आगे मूव कर रहा है तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, अरे लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का तो वैल्यू फिक्स होता है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, हम मान चुके हैं कि दोनों साथ साथ चल रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, बोलते जाओ, अरे यार टोटल फोर्स पीछे की तरफ है म्यू एम जी,
अरे है ना, बटे टोटल मास, म्यू जी, है ना। अब खुश नहीं हो जाने का कि एक्सेलेरेशन आ गया, मस्त काम खत्म, एक्सेलेरेशन पीछे आ गया, है ना। चेक करना पड़ेगा कि हाँ ऊपर वाले को इतना एक्सेलेरेशन मिल भी सकता है कि नहीं। ठीक है, चलो ऊपर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। अच्छा, अगर ऊपर वाले का एक्सेलेरेशन पीछे की तरफ है तो उस पर भी पक्का फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा। और कौन सा फ्रिक्शन, चूंकि ये दोनों साथ चल रहा तो स्टैटिक, हम मान के चले ना साथ चल रहा तो स्टैटिक, तो पीछे लगा दिए स्टैटिक। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। मास क्या है इंटू एक्सेलेरेशन, स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया म्यू एम जी। अगर म्यू एम जी का स्टैटिक फ्रिक्शन होता तो दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होता, यानी दोनों साथ साथ चलते। क्या है अवेलेबल? नहीं, वहां म्यू बाई 2 एम जी अवेलेबल है। कुछ नहीं समझ में, मतलब पक्का अब ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव मूव कर रहे होंगे। अरे समझ में आया? अच्छा, ये तो ग्राउंड के रिलेटिव मूव कर ही रहा क्योंकि भी से फेंका गया ग्राउंड पे, अरे है ना। तो यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन। अब आप बोलोगे कि सर आप कैसे जानते हो कि ये इसके रिलेटिव आगे की तरफ हो सकता है, वहीं पर ढप से पीछे गिर जाए, है ना, ये पीछे की तरफ मूव कर जाए, इसके रिलेटिव ये पीछे की तरफ मूव कर जाए, तो इस पर फ्रिक्शन किधर मान लो आगे, वो केस भी गलत साबित हो जाएगा। करके दिखा दें, करके दिखा दें। चल, तो साथ तो मूव नहीं करेगा, साथ तो मूव नहीं करेगा। अब मान रहे कि रिलेटिव मोशन हो रहा है दोनों में, तो दोनों जगह पे कौन सा फ्रिक्शन, दोनों जगह पे कौन सा फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो मस्त वैल्यू पता है ना। अच्छा, बस यहां पे थोड़ा सा हम गड़बड़ करते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन का जो हम बोल रहे हैं, देखो एच सी वर्मा जी बोल रहे हैं कि इसके रिलेटिव ये आगे जा रहा है तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे, हम आगे मान लेते हैं, हम आगे मान लेते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन ये हो जाएगा म्यू बाई 2 एम जी, तो इस पे पीछे म्यू बाई 2 एम जी, और इधर एम प्लस एम जी। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? हाँ ना बोलते जाना। अच्छा ये बताओ, थोड़ा सा ऐसे ही बस आपसे एक सवाल पूछ रहा है कि ये गलत क्यों, तुरंत हम प्रूफ कर देते हैं ये गलत क्यों। अभी इसका रफ्तार कितना है v, और इसका भी रफ्तार v। अरे दोनों को साथ फेंका गया, दोनों को साथ फेंका गया ना, वो बोला है दोनों को v से फेंका गया, लेकिन क्या हुआ कि नीचे वाला तेजी से स्लो होने लगा होगा, ऊपर वाला धीरे धीरे, तो वो उसका रिलेटिव आगे चलने लगा, है ना। अच्छा, इसका वेलोसिटी इधर है और एक्सेलेरेशन भी इधर है, तो कुछ देर के बाद इसकी वेलोसिटी v प्लस डेल्टा हो जाएगा मेरे हिसाब से। अरे डेल्टा मतलब थोड़ा सा ज्यादा, हे भगवान, किधर, उधर। अच्छा, इसका ध्यान से देखो तो इसका वेलोसिटी इधर है, फोर्स पीछे है तो एक्सेलरेशन पीछे, तो इसका वेलोसिटी कुछ देर के बाद v माइनस सम डेल्टा डैश, उतना से ही कम हुआ, ये थोड़ी पता। अब अगर आप लॉजिकली सोचो तो आप इसके रिलेटिव इसको देखोगे तो ये पक्का आगे जा रहा होगा, अरे जा रहा होगा। और नीचे वाला का रफ्तार 3 और ऊपर वाला का रफ्तार 8, तो इस पे बैठोगे तो ये किधर जाता हुआ दिखेगा, आगे। कितना से? 11 से। अरे समझ में आया, समझ में आया। अब इसके रिलेटिव ये किधर जा रहा है, आगे, और इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन भी आगे। गलत, गलत, अरे गलत, कुछ नहीं समझ में आया। हम हर पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं। समझ में आया? कुछ समझ में आया? चल, तो मतलब ओनली पॉसिबिलिटी जो अब बच रहा है वो ये होगा कि रिलेटिव मोशन तो हो ही रहा है दोनों के बीच में, है ना, और नीचे वाले के रिलेटिव ऊपर वाला आगे जा रहा है ना। तो ऊपर वाले पे फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा कितना, म्यू एम जी।
ठीक है, इसके कारण ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कितना आएगा, सॉरी म्यू बाई 2 mg, तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन आ जाएगा म्यू बाई 2g, किधर पीछे की, है ना, एक डायरेक्शन को प्लस एक को माइनस, कोई दिक्कत, राइट को प्लस मानना है, लेफ्ट को माइनस मान लेंगे, ठीक है। अच्छा नीचे वाले पे अगर आप गौर करो तो इस पे फ्रिक्शन पीछे है, तो इस पे आगे कितना, म्यू बाई 2 mg, अरे हाँ ना बोलो, और नीचे भी एक फ्रिक्शन है, कितना, म्यू mg प्लस म्यू mg, उसको तोड़ दिए ताकि आपको समझ में आए कि इस पे नेट फोर्स पीछे लग रहा है। अरे ये बड़ा कि ये बड़ा, नीचे वाला बड़ा है ना, पक्का ना, ये कि ये भी नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो इस पे नेट फोर्स जो होगा, इसमें से इसको घटाओ तो ये बचेगा m/2 बचेगा, इसको हटा दो, ठीक है, अरे होगा, ये ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आया। अरे इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे है तो ये इस पे आगे, ये नीचे, अरे यहां भी फ्रिक्शन है, यहां पे नॉर्मल क्या है बाबू, हाँ यहाँ नॉर्मल ब्लॉक का नॉर्मल नहीं होता, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखे थे तब तो कुछ नहीं बोला तू, वहां वो समझ, यहाँ पर हम दोनों को बड़े बड़े हैं, चल कैपिटल एम देखेंगे, अबे ये स्मॉल एम है, कैपिटल एम, ठीक है, चल ठीक, तो कितना आएगा, ठीक है, इसका एक्सेलेरेशन कितना आएगा, डिवाइड कर दो इसको इसके मास से, तो ये आ जाएगा म्यू जी प्लस म्यू बाई 2 m बाय m g, कोई दिक्कत, किधर, पीछे की तरफ, ठीक है, ये बड़ा कि ये बड़ा, चलो चेक कर सकते हो घटा के, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, हम नीचे वाले ब्लॉक पे बैठ जाते हैं, किस पे बैठ जाते हैं, नीचे वाले ब्लॉक पे, तो इसका एक्सेलरेशन उल्टा करके इसमें ऐड होगा, अरे होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 बराबर एक्सेलरेशन ऑफ 1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 2, अरे है ना, साइन का भी ध्यान रखना। अच्छा ये दोनों एक्सेलरेशन क्या मैग्नीट्यूड है कि साइन भी है, मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो दोनों का निगेटिव है ना, तो ये भी असल में माइनस है और ये भी टोटल का माइनस है, लिख दें चाहो तो हम लिख भी देते हैं यहीं पे, समझ में। अच्छा जब a1 है माइनस a2 है, तो a1 अब साइन के साथ लिखना पड़ेगा, इसमें आपको साइन के साथ लिखना पड़ेगा, है ना, तो a1 क्या लिखोगे, और माइनस a2, तो ऑलरेडी एक माइनस है और एक माइनस होकर प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू लिख दो सीधा सीधा, अभी यहां पे डायरेक्शन हम लिख रहे हैं माइनस की जगह पे, है ना, तो ये हो जाएगा प्लस म्यू जी प्लस म्यू बाई 2 m बाय m
जी। ठीक है, तो a12 ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ये हो जाएगा आपका μ/2g, बाहर ले लो। ठीक है, बचेगा 1 और यहां बचेगा m/m। कोई दिक्कत? अच्छा, ये पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव? पॉजिटिव। अरे यहां तो हम साइन रख दिए ना प्रॉपर। और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जब हम इस पे बैठ गए, ध्यान से सुनते जाना, इस पे बैठ गए तो ऊपर वाला कितने से चल रहा होगा? 0 से, क्योंकि दोनों को v से फेंका गया था। कुछ नहीं समझ में आया। ऊपर वाला कितने से चल रहा होगा? 0 से। अच्छा, हम इस पे बैठ के देख रहे हैं, इसी पे बैठ के, तो नीचे वाला तो नहीं चल रहा होगा। और ऊपर वाला का ध्यान से देखो तो एक्सेलरेशन इधर है, एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इस डायरेक्शन में आया, पॉजिटिव में। अरे आया, तो नीचे वाले को क्या दिखेगा पता है? ऊपर वाला 0 से स्टार्ट किया, a12 एक्सेलरेशन से, और आगे चलता चला गया, इसलिए तो गिर गया। ग्राउंड से देखोगे तो ये भी चलेगा कुछ, और ये भी चलेगा, लेकिन इससे L ज्यादा चलेगा। नहीं समझ में आया? तो इसी चीज को आसान करने के लिए हम क्या किए, इस पे बैठ गए, है ना। तो इसके रिलेटिव उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। दोनों एक रफ्तार से शुरू किया था, अरे किया था, लेकिन इसके रिलेटिव जब उसका एक्सेलरेशन चेक किए तो वो किधर की तरफ आ गया? आगे की तरफ। अरे आ गया, तो सीधा सीधा। अच्छा, इसके यहां अगर गिर रहा तो इसके रिलेटिव ये कितना चला होगा? L। अरे नीचे वाला चल रहा है क्या? अब हम उसी पे बैठे हैं, तो ऊपर वाला कब गिरेगा? जब वो L कवर कर लेगा। तो सीधा सीधा इक्वेशन लिख दो, L बराबर ut तो 0 है, इसका रिलेटिव u 0 है, हाफ μ/2g इंटू 1 प्लस m/m t²। अरे होगा, तो यहां से t के लिए सॉल्व कर लो, t आ जाएगा आपका 4L कैपिटल M डिवाइडेड बाय μg m प्लस स्मॉल m अंडर रूट। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। हाँ, बट हम हर केस आपको चेक करके दिखा दिए कि अगर आपके मन में लग रहा है कि सर कहीं दोनों साथ साथ चल लेता तो, है ना, कहीं दोनों साथ साथ चल लेता तो क्या होता। ठीक है, अच्छा एक काम करके देखना घर पे, यहां पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू मान लेना और यहां μ/2 मान लेना, फिर देखना क्या होता है। होमवर्क है और HC वर्मा में ही लिख लो, है ना। ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई द सेम क्वेश्चन just by reversing the coefficient of mu at two surfaces। समझ में आया? try the same question just after reversing the friction coefficient at two surfaces। मतलब जहां mu था वहां μ/2 कर लेना, और जहां μ/2 है वहां mu कर लेना। क्या? just reversing the friction coefficient at two surfaces। two surfaces मतलब ये और ये जो कॉन्टेक्ट सरफेसेस है ना। देखो क्या होता है, बना के आना, अगले क्लास का होमवर्क है ना। अगले क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ये मत सोचना अगला क्लास मतलब पहले शुरू से सर्कुलर मोशन ही होता है, इससे क्लास जरूरी नहीं है, एकदम स्टार्टिंग से ही चैप्टर शुरू होता है ना। तो फ्रिक्शन में कुछ डिस्कशन के लिए क्वेश्चन हम दे देते हैं आपको। हाँ, तो आप क्या करोगे? अब आपके पास देखो 2 चैप्टर होमवर्क और हो गया। अब सोचो, चैप्टर 5 और चैप्टर 6, ठीक है, तो कर लीजिएगा चैप्टर 5 और चैप्टर 6।